हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 305 का पहला चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले है कि इन्वायरमेंट जो है अपना, उसको पर्यावरण भी कहते हैं। वो क्या है? पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि एवं आवरण, परि एंड आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परि यानी चारों तरफ, एवं आवरण का मतलब है घेरा, मतलब अपने चारों तरफ का घेरा। अर्थात प्रकृति में जो भी हमारे चारों तरफ है, जैसे पेड़ पौधे, प्राणी, जल, वायु, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं एवं ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट और पर्यावरण। इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटा गया है, लिविंग एलिमेंट और नॉन लिविंग, निर्जीव और सजीव। ये हो गया इन्वायरमेंट के बारे में। दूसरा है पोल्यूशन, कि जो अपने चारों तरफ का घेरा है, चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, वो पोल्यूट कौन कर रहा है और कैसे उसका पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति पोल्यूटर शब्द से हुई है, जिसका मतलब है अशुद्धि उत्पन्न करने वाला। मतलब जो भी चीज़ अशुद्धि उत्पन्न करती है अपने इन्वायरमेंट में, उसको अपन कहते हैं पोल्यूशन। पर्यावरण में प्रदूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता, क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे पोल्यूशन कहते हैं। जैसे जैसे पोल्यूटर अपने इन्वायरमेंट में आएंगे या इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटर है वो उत्पन्न होंगे, तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट की है, जो अपने पर्यावरण की है, वो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। उसको कहते हैं पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया। ये सारे क्या पोल्यूशन के प्रकार हैं। अब आता है इकोलॉजी, इसको पारिस्थितिकी भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द आइकोस तथा लोजी से हुई है। आइकोस और लोजी। आइकोस का अर्थ है ग्रह और लोजी का अर्थ है रहने के स्थान का अध्ययन। अर्थात ग्रह या रहने के स्थान के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ग्रह या रहने के स्थान को क्या कहेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इकोलॉजी को और भी वे हैं, उनसे परिभाषित किया जा सकता है। जीवों अथवा जीव समूह के अपने पर्यावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। पौधों तथा पौधों तथा प्राणियों के अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी इकोलॉजी साइंस है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब आती है कि जो अपने इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कतें अपने को फेस करते हैं। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि आदि को दिनों दिन प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों एवं प्रदूषित कारकों को टेबल के माध्यम से समझाया जाता है कि प्रदूषण के विभिन्न स्रोत क्या हैं, कहाँ से प्रदूषण होता है और उसके क्या क्या कारक हैं, उनको आगे जो टेबल दे रखी है उसमें समझाया गया। तो इस टेबल को समझिए आप। प्रदूषण के विभिन्न स्रोत दे रखे हैं, घटक दे रखे हैं और उनको कौन कौन से प्रदूषक के कारण वो प्रदूषित होते हैं। जैसे जल है, जल किसके कारण प्रदूषित होगा, कहाँ कौन कौन से स्रोत हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, उससे जल प्रदूषित होता है। सीवर, नालियाँ, नगरीय प्रवाह, एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर वेस्ट आदि। और इसमें जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया तो उसमें पोल्यूटेंट हैं, कौन कौन से होते हैं? डिजोल्व एंड सस्पेंडेड मटेरियल, नाइट्रेट, अमोनिया, यूरिया, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये जो आते हैं, ये सारे क्या आते हैं? इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलता है उससे होते हैं और वो डायरेक्ट नदी नालों में मिलते हैं, तो उसका जल जो है वेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार वायु प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है, ये सारे क्या है? प्रदूषण के प्रकार हैं। आगे उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण आ गया, नाभिकीय प्रदूषण आ गया। नाभिकीय प्रदूषण किससे होता है? मेनली परमाणु बिजली घर, जो पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनसे नाभिकीय रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, जिनमें अपन यूज करते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, कोबाल्ट एवं विभिन्न। इनसे क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, विभिन्न प्रकार की रेडियो एक्टिव वेज निकलती हैं, जिनके कारण क्या होता है? नाभिकीय प्रदूषण होता है। अब आता है इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन इकोलॉजी बैलेंस, कि जो अपना इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिकी संतुलन है, जो इकोलॉजिक बैलेंस है, वो किस प्रकार प्रभावित होता है पॉल्यूशन के कारण। इकोलॉजी बैलेंस पर प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। वनों का ह्रास, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, भूस्खलन, जल स्रोतों का भराव एवं सूखना, झीलों तथा जल मार्गों का प्रदूषण, ये सारे इफेक्ट हैं अपनी इकोलॉजी पे। तो इसमें सबसे और इसके आगे है ग्रीन हाउस इफेक्ट है,
होल इन ओजोन लेयर है, ओजोन परत में जो छेद है, अम्लीय वर्षा है, जल स्रोतों का सुपोषण है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ये आगे आएगा कि क्या होता है, तो अपन एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वनों का ह्रास। इसमें सिंपल सा ये है कि वनों के कटने से क्या होता है, जैसे वन मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें हमें लकड़ी, असंख्य औषधियाँ, भोज्य पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। वनों के ह्रास के कारण पर्यावरण पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। वर्षा में कमी, लैंडस्लाइडिंग, भूमि का कटाव, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, भयानक सूखे, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि वनों की ह्रास के ही परिणाम हैं। जैसे जैसे वन कट रहे हैं तो ये अपने को कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये अपने सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजी सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। आगे है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। प्रदूषण के कारण जलवायु के गर्म होने तथा जंगलों की खेती में परिवर्तित कर देने के कारण जंगल धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो रहे हैं, जिसके कारण इकोलॉजी सिस्टम बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। क्या करते हैं लोग, वनों को काट काट के वहाँ पे खेती करने लग गए। भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, वर्षा, हिमपात या पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण मिट्टी एवं चट्टानों के ढलान पर पहाड़ों से खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा कई बार कि जो अपने हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उस साइड क्या है, लैंड स्लाइड करती है। जो पहाड़ हैं, जो लैंड हैं ऊंचे ऊंचे, वो स्लाइड करते हैं, जिससे इमारतों एवं जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इकोलॉजी सिस्टम इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे है जल स्रोतों का भराव एवं सूखना। प्रकृति में जल स्रोतों का प्रमुख स्रोत वर्षा ही है एवं मानव सामान्यतः जल को भूगर्भीय एवं धरातलीय स्रोतों से प्राप्त करता है। भूगर्भीय कौन से, जैसे कुएँ हो गए, ट्यूबवेल हो गए, या धरातली जो पौंड है, अपने झील हैं, वहाँ से अपन पानी प्राप्त करते हैं। सूर्य की ऊष्मा के कारण, प्रदूषण के कारण पृथ्वी का जल वाष्पीकृत होता रहता है, जिससे कुओं, नलकूपों का जल स्तर घटता बढ़ता रहता है। जिससे कुओं, नलकूपों का जल स्तर घटता जा रहा है, क्योंकि गर्मी हो गई, गर्मी के कारण पानी वाष्पित ज़्यादा होगा, जिसके कारण भी इकोलॉजी सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। आगे है झीलों तथा जल मार्गों का प्रदूषण। जो अपने नदी नाले हैं, उनमें इंडस्ट्री वाले सीधा पानी छोड़ रहे हैं बिना उसको ट्रीट किए, तो उससे कारण जो जलीय जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको कुछ गैसों की मात्रा वायुमंडल के निश्चित अनुपात से अधिक मात्रा में बढ़ रही है। वायुमंडल का निश्चित मात्रा में अनुपात क्या है, जिसे अपन ने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 79% है, 78 पॉइंट कुछ है, और बाकी जो 1% बचे उसमें सारी गैस आ गई अपनी, CO2, N2, CO, बाकी सारी ऑर्गन वगैरह के लिए गैसेज हैं वो सारी आ गई। तो इसमें ये लिखा कि कुछ गैसों की मात्रा वायुमंडल के निश्चित अनुपात से अधिक मात्रा में बढ़ रही है। इसमें प्रमुख है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC बोलते हैं, जो अपने फ्रीजों से पहले यूज़ होता, आजकल तो फ्रीज और रेफ्रिजरेटर AC में यूज़ नहीं होता, पहले CFC यूज़ होता था, जो एक प्रमुख गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। इनमें से CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को अधिक प्रभावित करती है। इन गैस की विशेषता है कि यह सौर विकिरणों को पृथ्वी पर प्रकाश के रूप में आने देता है। इन विकिरणों का एक भाग तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो टोटल विकिरण आते हैं, टोटल रेडिएशन आती है, उसमें कुछ पार्ट तो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तथा शेष विकिरणों का तरंग दैर्ध्य लघु से वृहत, शॉर्ट वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ में, लॉन्ग वेवलेंथ में बदल जाता है। इस बदले हुए वृहत तरंग दैर्ध्य के कारण सूर्य की विकिरण वायुमंडल को पार नहीं कर पाती है, जिससे वायुमंडल के अंदर ही ये विकिरण रह जाती है। मतलब जो अपना वायुमंडल है उसको पार नहीं कर पाई, अंदर ही रहेगी, मतलब और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। इस बदले हुए वृहत तरंग दैर्ध्य के कारण सूर्य की किरण वायुमंडल को पार नहीं कर पाती है, जिससे वायुमंडल के अंदर ये विकिरण रह जाती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इस तापमान में वृद्धि के प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसे ये डायग्राम में आपको समझाया गया है कि सूर्य की विकिरण आ रही है, पृथ्वी पर गिरी, तो उनमें से देखो कुछ तो क्या होगी, सबसे पहले वायुमंडल से परावर्तित हो गई, वो वायुमंडल में आई नहीं, पृथ्वी पर अपनी आई नहीं, है ना, और कुछ आई और उनमें उसका कुछ पार्ट अवशोषित हो गया, कुछ पार्ट वापस बाहर निकल गया एनवायरनमेंट से। कुछ
एक कुछ विकिरण ऐसी हैं, उनका कुछ पार्ट तो वायुमंडल पृथ्वी द्वारा अवशोषित हुआ और कुछ पार्ट वायुमंडल से टकरा के वापस अंदर आ गया। जो जो टकरा के वापस आ रहा है उसके कारण अपना जो पूरा इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये किन कारण होता है, ये वापस टकरा के क्यों आ रही है, मतलब जो वृहद तरंग दैर्ध्य की जो हायर लॉन्ग वेवलेंथ की जो विकिरण है वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1 और 1 इनके कारण जो गैस जब अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएंगी तो ये भी सूर्य के विकिरणों को बाहर नहीं जाने देगी। अब है होल इन ओजोन लेयर, ओजोन परत में छेद। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस की परत ओजोन मंडल में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच का काम करती है। मुख्य रूप से पृथ्वी से 24 किलोमीटर ऊपर लगभग 5 किलोमीटर मोटी ओजोन की परत है, जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है, जिससे यह किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती एवं जीवधारियों को हानिकारक विकिरणों से बचाती हैं। जब ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य से जो हानिकारक विकिरणें आती हैं अल्ट्रावायलेट, उनको वहीं रोक लेती है, तो वो अपने अर्थ पर नहीं पहुंच पाती और अपने जो जीव जंतु हैं मानव उनको नुकसान नहीं पहुंच पाती। अब क्या होगा, परंतु विभिन्न प्रकार के केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से निकलने वाले हानिकारक रसायन जैसे CFC आदि, ये रसायन ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओजोन से क्रिया करके ओजोन का फॉर्मूला O3, उसको क्रिया करके ऑक्सीजन में बदल देंगे, जिससे ओजोन लेयर में होल हो जाता है। मतलब होल ऐसे खड्डा नहीं होता वहाँ पे, होल का मतलब है कि जहाँ पे ओजोन गैस थी वहाँ पे O2 बन गई। अब O2 अल्ट्रावायलेट को रोकेगी नहीं, तो वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज अपने अर्थ पे आ जाएंगी, जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएंगी, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर पहुँचती है और जीवधारियों तथा पेड़ पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। ठीक, आगे है अपना अम्लीय वर्षा, बहुत कॉमन वर्ड है एसिड रेन। बढ़ते उद्योग धंधों, मोटर वाहनों और बिजली घरों से लाखों टन CO2, SO2, N2O आदि वायुमंडल में इकट्ठी होती रहती है, कि जो भी अपने इंडस्ट्रीज हैं वो कंटिन्यूस अपने एयर को पोल्यूट कर रहे हैं बाई रिलीजिंग द CO2 गैस, SO2, N2O आदि गैस वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। ये गैसें वर्षा के पानी व वायुमंडलीय जलवाष्प से अभिक्रिया कर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जैसे नीचे रिएक्शन दे रखी हैं। तो जब भी ये गैसें वायुमंडल में जाएंगी तो वायुमंडल में अपने को पता है कि नमी है, नमी मतलब पानी है, तो पानी से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्ल बना लेते हैं। कार्बनिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरस अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया है। तो ये अपने इन्वायरमेंट में ये एसिड बन गया। अब जब भी वर्षा होगी तो वर्षा के साथ ये एसिड आएगा, वर्षा की बूंदों के साथ ये एसिड अपने नीचे इन्वायरमेंट में आएगा, पेड़ पौधों की पत्तियों पे गिरेगा, अपने सरफेस पे गिरेगा, पृथ्वी की सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। यह अम्लीय जल जब धरती पर बरसता तो इसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। आगे है यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। विभिन्न गतिविधियों के कारण जल स्रोतों के जल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं सूक्ष्म पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है, जिससे जैविक पदार्थों जैसे कवक, खरपतवार, जलीय पौधों आदि की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। मतलब आपने देखा होगा कि तालाब, झील हैं, उनके ऊपर हरी हरी एक परत बन जाती है, ग्रीन कलर की सी परत। तो वो क्यों होती है, जब उस पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, उस पर क्या कहता है, कवक वगैरह की एक कवक खरपतवार की एक लेयर बन जाती है। अब है ये जैविक पदार्थ जल घुलित O2 को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे जल में O2 की मात्रा में कमी आती है और उसमें प्रेजेंट जलीय एक्वेटिक एनिमल खत्म होने लगते हैं तथा जल का रंग व गंध चेंज हो लगती है, अलग सी गंध आने लगती है उसमें और रंग भी उसका हरा हरा दिखने लगता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, एयर पोल्यूशन, वाटर, नॉइज, लैंड और रेडियो एक्टिव। एयर पोल्यूशन जैसे अपन ने पहले पढ़ा है,
जब पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन तथा धूल, धुआं, विषैली गैस, फ्लाई ऐश आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए जिससे कि वायु के नैसर्गिक गुण, मतलब जो नेचुरल गुण है उसमें अंतर हो जाए, जिसके कारण जीवों तथा पेड़ पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसे ही एयर पोल्यूशन कहा जाता है। एयर पोल्यूशन के मुख्य सोर्स का क्या है? एयर पोल्यूशन किन के कारण होता है? मेनली डोमेस्टिक फायर, जो घरेलू दहन है, अपन घर में चूल्हा वगैरह जलाते हैं, उनसे भी अपनी जो धुआं निकलती है वो एयर को पोल्यूट करती है। कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट में उन्हें कोयले से बिजली बनाई जाती है उनके कारण। केमिकल इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल व्हीकल हो गया, जो अपने मोटर गाड़ियाँ हैं उनके कारण। फिर है वाटर पोल्यूशन। जल में विभिन्न प्रकार के हार्मफुल केमिकल की उपस्थिति जो कि जल को मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए अनुपयोगी बना देती है तथा जीवों तथा मनुष्य में अनेक बीमारियां पैदा कर देती है, इसे ही वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इस प्रदूषण के मुख्य कारण निम्न हैं। शहरों का जो सीवरेज का गंदा पानी आता है वो, वाटर वेस्ट फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री, धरती पर उपलब्ध लवणों के मिलने से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, इन सब के कारण क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर के प्रदूषित होने पर इसका कलर तथा गंध चेंज हो लगती है, बदबू मारने लगता है। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। विभिन्न प्रकार के ध्वनि सोर्स से निकलने वाली अवांछनीय अनडिजायरेबल वॉइस तथा कानों को जो अनडिजायरेबल अवांछनीय जो आवाज़ निकलती है उससे क्या होता है? कानों को, मन को, हृदय को कष्टप्रद वो लगने लगती है। इस आवाज़ को क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन। मतलब ध्वनि एक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी एक निश्चित अनुपात से ज़्यादा, निश्चित सीमा से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हो जाता है नॉइज पोल्यूशन, जिसके कारण मनुष्य के स्वभाव में नाराज़गी व चिड़चिड़ापन पैदा होता है। नॉइज पोल्यूशन के प्रमुख कारण हैं मोटर वाहन, रेल, कारखाने, उद्योग धंधे, वायुयान, जेट विमान, डीजे, लाउड स्पीकर, सभाएँ और नारेबाजी, जहाँ पे ज़्यादा नॉइज उत्पन्न होता है। फिर आता है लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा जीवों पर पड़े या जिससे भूमि या प्राकृतिक गुणवत्ता की उपयोगिता नष्ट हो, भूमि प्रदूषण कहलाता है। तो लैंड पोल्यूशन के प्रमुख कारण क्या हैं? लैंड स्लाइडिंग, खनन, माइनिंग जो होती है वो, एग्रीकल्चर वेस्ट, ज्वालामुखी, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण होता है अपना लैंड पोल्यूशन। फिर है रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, नाभिकीय पोल्यूशन। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम, थोरियम, कोबाल्ट, कार्बन, ट्रांशियम आदि रेडियो एक्टिव मटेरियल काम में लिए जाते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। इस दौरान इन रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं जो कि जीवधारियों के गुणसूत्रों तथा जीन में परिवर्तन कर देती हैं तथा वनस्पति व प्राणियों पर भी भयंकर प्रभाव डालते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट के मेन सोर्स क्या हैं? रेडियो एक्टिव मिनरल, जो थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ से अपन कोबाल्ट, यूरेनियम, इनको, प्लूटोनियम, इनको यूज करके अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वहाँ से कॉस्मिक रेज, एयरबोर्न रेडियो न्यूक्लिड्स, अणु परमाणु बम परीक्षण से, न्यूक्लियर प्लांट से निकला वेस्ट, इनके कारण होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब आता है कैरेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ वेरियस प्रोसेस इंडस्ट्री वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर, सीमेंट, एल्कली, पेपर एक्सेट्रा। विभिन्न प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट मतलब जो बाहर निकलते हैं इंडस्ट्री से, जो बाहर निकलता है उसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक सभी प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, प्लास्टिक, सस्पेंडेड सॉलिड, फिनॉल, टॉक्सिन, एसिड, साल्ट, डाई, डीडीटी। इस प्रकार के ये वेरी करता है कि किस प्रकार की इंडस्ट्री है। जैसे कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो उससे यूरिया निकलेगी, डाई निकलेगी, डीडीटी निकलेगा, इस तरह का। प्रदूषकों, पोल्यूटेंट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, नॉन डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल को होता है, मतलब इसके नाम से पता लगे, नॉन डिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं होंगे, जो नॉन डिग्रेडेबल है। ऐसे पोल्यूटेंट जो या तो डिग्रेड नहीं, ऐसे पोल्यूटेंट
पोल्यूटेंट जो डिग्रेड एक तो या तो नहीं होते हैं या होते हैं भी बहुत लॉन्ग टर्म में होते हैं, 20-22 साल बाद में डिग्रेड होंगे। जो या तो डिग्रेड नहीं होते हैं या बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम कैन, जो अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, एल्यूमिनियम कैन, वो उसे अपन कहीं डाल भी देंगे तो वो डिग्रेड नहीं होगा। मर्क्यूरिक साल्ट, DDT आदि। दूसरा है बायोडिग्रेडेबल, ऐसे वेस्ट जो कि बहुत जल्दी डिकम्पोज या डिग्रेड हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहलाते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू वेस्ट को जनरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे किचन वेस्ट आया, रोटी है, सब्जी है, वो अपन डाल देंगे तो थोड़े दिन बाद में वहाँ पे सड़ जाएगी, मतलब बायोडिग्रेडेबल है। किचन वेस्ट हो गया, पेपर है, कार्डबोर्ड है, ये अपने आप ही डिग्रेड हो जाते हैं। अब आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज, मतलब जो भी किस प्रकार की इंडस्ट्री है और उस प्रकार की इंडस्ट्री से कैसा सोर्स निकलेगा। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो फर्टिलाइजर से क्या क्या निकलेगा, मेनली HF, NH3, H3PO4 और ओडर मतलब गंध, इस प्रकार का पोल्यूटेंट वहाँ से निकलेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री से क्या निकलेगा, मिनरल एंड ऑर्गेनिक, SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, सॉक्स, नोक्स, डस्ट आदि ये निकलेंगे सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री से। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री से क्या निकलेगा, मर्केप्टन और SO2। जो मेन पोल्यूटेंट है वो होता है मर्केप्टन और SO2। पेट्रोलियम रिफाइनरी से नॉइज भी होता है, सॉक्स भी निकलता है, हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं, नॉक्स भी निकलता है, सस्पेंडेड पार्टिकल भी निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है और गंध भी वहाँ से निकलती है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन अबाउट दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 305। ओके, थैंक यू।